हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि ख़जाने का रहस्य पार्ट 2 आप सबके लिए 2 दिन बाद आएगा, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आपकी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी जो भी आप सभी सुन रहे हैं, ख़जाने का रहस्य पार्ट 2। तो आइए जानते हैं कि अब आगे क्या होगा। अगर आपने ख़जाने के रहस्य का पहला पार्ट देखा है तो आप सबको ये पता होगा कि रामचरण काका ने क्या किया था और उनके साथ क्या क्या हुआ था। किस तरह उन्होंने उस खेत में उस जगह खुदाई की जहाँ करोड़ी की मौत हुई थी और उसने वहाँ धन छुपा कर रखा था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ और अब उनके साथ आगे क्या क्या होगा, ये जानने के लिए ख़जाने के रहस्य का ये दूसरा पार्ट अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूवर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। जैसे ही रामचरण काका को एहसास हुआ कि वो गड्ढे के अंदर धंसते जा रहे हैं, वैसे ही खुदाई बंद करके वो गड्ढे से बाहर निकल आए थे। जैसे ही वो गड्ढे से बाहर निकले थे वैसे ही बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तब उन्हें उनके बड़े बेटे राघव ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। रामचरण काका राघव से उस दिन के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन राघव उन्हें बीच में ही टोक कर कहता है, पिताजी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ और आप वो गड्ढा क्यों खोद रहे थे वो मुझे पता है, क्योंकि उस रात जब आप बातें कर रहे थे तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद मैं आप पर नज़र रखने लगा था। रामचरण काका फिर राघव से कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन इस बार भी राघव उन्हें बीच में टोक देता है और कहता है, पिताजी, अभी आप आराम करिए, आपको जो कुछ भी कहना है वो सब घर चलकर कहना। जब रामचरण काका हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उनसे मिलने उनके सभी रिश्तेदार और परिवार वाले आए थे। उनसे बातचीत करते हुए रामचरण काका एकदम सामान्य थे, लेकिन जैसे ही उनकी बहू शशि उनके पास आई वैसे ही उनके दिल की धड़कन एकदम कम हो गई और उनका दम घुटने लगा, जिसके बाद राघव ने उसे घर भेज दिया। उस घटना के बाद रामचरण काका काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रहे थे और आखिर वो दिन आ ही गया जब उनकी छुट्टी होने वाली थी और वो घर जा सकते थे। लेकिन जब रामचरण काका और उनके बेटे हॉस्पिटल में थे तब उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उनके घर में क्या क्या हो रहा था। उनके घर में उस दौरान क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। रामचरण काका जिस घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे वो बहुत बड़ा था, जिसका कुछ हिस्सा तो पूरी तरह खंडहर हो चुका था, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता था। इसीलिए उस हिस्से की ना तो साफ़ सफाई होती थी और ना ही देखरेख। ऐसा इसीलिए था क्योंकि रामचरण काका के घर का वो हिस्सा बहुत पहले गारे और मिट्टी का बना हुआ था, जिसे उनके पिता ने बनवाया था। जिसके बाद रामचरण काका और उनके दोनों बेटों ने मिलकर एक नया पक्का घर बनवा लिया था, जिसमें वो सभी रहने लगे थे। लेकिन रामचरण काका के पिता फूलचंद वहीं अपने पुराने कच्चे घर में ही रहते थे। कच्चे घर में एक कमरा ऐसा भी था जिसके अंदर रामचरण काका के पिता फूलचंद किसी को भी नहीं जाने देते थे और उनके पीठ पीछे कोई इस कमरे में अंदर ना जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए वो हमेशा उसमें ताला लगा कर रखते थे और चाबी अपने पास रखते थे। फूलचंद के बेटे और दोनों पोते उनकी बात मानते थे, लेकिन उनके पोते राघव की पत्नी शशि ये जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जिस कारण उनके दादा ससुर ने उस कमरे में ताला लटका रखा है और किसी को भी उसके अंदर नहीं जाने देते। वो हमेशा मौके की तलाश में रहती थी कि कब सब लोग घर से बाहर जाएं और कब वो कमरे का ताला तोड़कर कमरे के अंदर जा सके, क्योंकि उसे शक था कि उसके दादा ससुर ने उस कमरे में बहुत सारे गहने छुपा रखे हैं
और वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें ले ले, इसलिए उन्होंने उस कमरे के अंदर जाने की पाबंदी लगा रखी है। शशि ने बहुत बार अपने पति राघव से उसकी मदद करने को कहा ताकि वो कमरे के अंदर जा सके, लेकिन राघव हर बार उसकी मदद करने से इनकार कर दिया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार वो उसे चेतावनी भी देता था कि वो उस कमरे के अंदर जाने के बारे में सोचे भी ना, नहीं तो उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वही होगी। हर बार राघव की चेतावनी से डरने की बजाय शशि के मन में उस कमरे के अंदर क्या है वो जानने की इच्छा और ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शशि के मन में ये सवाल घूमता रहता था कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या रखा हुआ है जिसके कारण उसके दादा ससुर उस कमरे के अंदर किसी को भी नहीं जाने देते और उसका पति भी उस कमरे के अंदर नहीं जाना चाहता। कमरे के अंदर जाने का मौका तलाश रही शशि को आखिरकार उस दिन मौका मिल ही जाता है जब उसके ससुर रामचरण की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उनके इलाज के लिए उसका पति राघव, देवर सुनील उन्हें दोपहर के समय शहर के हॉस्पिटल लेकर गए थे और उसके दादा ससुर फूलचंद खेत चले गए थे। ये उस दिन की बात है जिस दिन रामचरण काका खेत में करोड़ी का गड़ा हुआ धन निकालने के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते ही रामचरण काका बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जिस समय वो गड्ढा खोद रहे थे उस समय उनका बेटा राघव उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था। जैसे ही वो बेहोश हुए वैसे ही राघव भागकर उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं उठे। उन्हें इस तरह अपनी आंखों के सामने बेहोश होकर गिरता देख वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। इसीलिए आनन फानन में उन्हें उठाकर घर ले आया और अपने छोटे भाई सुनील को साथ लेकर उन्हें शहर के हॉस्पिटल ले गया। रामचरण काका और उनके दोनों बेटे जब अस्पताल में थे तब खेत की रखवाली करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए रामचरण काका के पिता को खेत की रखवाली करने जाना पड़ा, जिसके बाद शशि घर में अकेली बच गई। शशि इस मौके का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसने बिना देर किए एक बड़ा सा पत्थर लिया और उससे उस कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगी। शशि ताला तोड़ने के लिए पत्थर बार बार ताले पर मार रही थी, लेकिन जितनी बार ताले पर पत्थर पड़ रहा था उतनी बार ताले से पत्थर के टकराने की आवाज़ के साथ साथ शशि को एक और आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। शशि को ताला तोड़ने की बहुत ही जल्दी थी, इसलिए उसने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए एक एक सेकंड बहुत ही कीमती था, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। और जिस बात का उसे डर था हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। गांव के जिन जिन लोगों को रामचरण काका की तबीयत खराब होने की जानकारी मिल रही थी वो सभी लोग एक एक करके उनका हाल जानने उनके घर आने लगे थे और शशि को अपना काम छोड़कर उन सभी को रामचरण काका की तबीयत के बारे में बताना पड़ा। दोपहर से शाम हो गई और शशि को ताला तोड़ने का मौका नहीं मिला। तब तक फूलचंद भी खेत से घर वापस आ चुके थे। शशि को खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हाथ से सुनहरा मौका निकल चुका था। अपने दादा ससुर को खाना देने और खुद खाने के बाद शशि अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उस तरकीब के बारे में सोच रही थी कि कैसे उस कमरे का ताला खोला जाए। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो और वो उठकर बैठ गई। फिर उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद उसके दादा ससुर ने दरवाज़ा खटखटाया है और उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसी बंद कमरे के पास से आ रही थी, जिसके अंदर क्या है वो जानना चाहती थी। कमरे के पास से आती हुई आवाज़ सुनकर शशि बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि अगर उसे वो आवाज़ आ रही है तो उसके दादा ससुर को भी आ रही होगी, क्योंकि वो उसी कमरे के पास ही लेटे हुए थे। इसीलिए उसने वहाँ न जाने का फ़ैसला किया और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर जाकर लेट गई। जिसके कुछ देर बाद फिर शशि को किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी कि शशि, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही शशि ने यह आवाज़ सुनी वो डर के मारे काँपने लगी और उसका गला सूख गया। वो कमरे के बाहर रखे
मटके से पानी लेकर पीने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जब कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई और कोई आवाज़ नहीं आई, तब शशि ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकली। जैसे ही शशि ने एक गिलास में मटके से पानी निकाला, वैसे ही उसे फिर से वही आवाज़ आई जो उसने पहले सुनी थी। आवाज़ सुनकर घबराहट में शशि के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। ग्लास गिरते ही आवाज़ होती है और उस आवाज़ से फूलचंद की भी नींद खुल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। फूलचंद की नींद खुल गई है, ये बात शशि को पता नहीं थी, इसीलिए उसने उस कमरे के पास जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर कौन उसको बार बार कमरे से बाहर निकालने की आवाज़ लगा रहा है। शशि जैसे ही उस कमरे के पास गई, वैसे ही उसे कमरे के अंदर से एक काली परछाई निकलती दिखाई दी, जिसे देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर फूलचंद भी उठकर खड़े हो गए और शशि से कहने लगे, मुझे पता था कि वो तू ही है जिसने इस कमरे के दरवाजे में लगा ताला तोड़ने की कोशिश की थी। मैं ताले पे पत्थर के निशान देखकर ही समझ गया था, लेकिन तब कुछ नहीं बोला। मैं तुम लोगों के भले के लिए ही इस कमरे से दूर रहने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में मेरी बात नहीं आती। अपने दादा ससुर की डांट सुनने के बाद शशि उनसे माफ़ी मांगती है और ऐसी गलती दोबारा ना करने का वादा करके अपने कमरे में चली जाती है। भले ही शशि अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन रात भर उसे बार बार यही आवाज़ आती रही, शशि मुझे कमरे से बाहर निकालो, शशि मुझे कमरे से बाहर निकालो, जिस कारण शशि सो नहीं पाई थी। इधर डर के मारे शशि को नींद नहीं आ रही थी और उधर अस्पताल में रामचरण काका भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, क्योंकि गड्ढा खोदते हुए जब वो ज़मीन के अंदर धंसने लगे थे, तब वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर ने राघव से साफ साफ बता दिया था कि अगर वो अपने पिता की जान बचाना चाहता है तो उसके लिए उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत पैसा लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर राघव तुरंत पैसे लेने के लिए घर के लिए निकल पड़ता है और सुबह होते ही घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही राघव अपने दादा फूलचंद से अपने पिता की हालत बताकर उनसे पैसे मांगता है। फूलचंद बिना कुछ देर किए हुए तिजोरी से कुछ रुपए निकालकर राघव को दे देते हैं, लेकिन उसे फूलचंद द्वारा दिए हुए पैसे कम लगते हैं और वो उनसे उस कमरे में रखे हुए गहने निकालकर देने को कहता है, जिसमें वो किसी को भी नहीं जाने देते थे। राघव जैसे ही कमरे से गहने निकालकर लाने की बात करता है, वैसे ही उसके दादा फूलचंद भड़क जाते हैं और कहते हैं, उन गहनों के कारण मैं पहले ही अपने 2 बड़े बेटों को खो चुका हूँ और अब नहीं चाहता कि जीते जी अपने परिवार के किसी भी सदस्य को तड़प तड़प कर मरते हुए देखूं। इसीलिए तू उन गहनों के बारे में भूल जा, वो मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा, कभी नहीं। अगर तेरे बाप की मौत होगी तो वो मर जाएगा, और अगर नहीं होगी तो इतने पैसों में भी उसका इलाज हो जाएगा। राघव जानता था कि जितने रुपए उसके दादा ने दिए हैं, उतने पैसों में उसके पिता का ऑपरेशन हो पाना नामुमकिन था। इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों से रुपए उधार लेकर जाता है और अपने पिता का इलाज करवाता है। रात भर जागने के कारण सुबह होते ही शशि को नींद आ गई थी, लेकिन जब राघव और फूलचंद आपस में बहस कर रहे थे, तब उनकी आवाज़ के कारण उसकी नींद खुल गई थी और उसने उन दोनों की पूरी बातें भी सुन ली थी, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल गया था कि जिस कमरे में उसके दादा ससुर हमेशा ताला लगाए रखते थे, उसमें गहने ही रखे हुए हैं। गहनों के लिए शशि का लालच इतना ज़्यादा था कि उसने उन दोनों की बातों में केवल गहने शब्द पर ही ध्यान दिया था। बाकी जो फूलचंद ने कहा उस बात पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस कमरे का ताला तोड़कर उसके सारे गहने निकाल कर लेना चाहती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद उसके दादा ससुर फिर से खेत चले जाते हैं, और जिसके बाद तो मानो शशि की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शशि वो मौका पाकर खुश तो बहुत थी, लेकिन साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि रात में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वैसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, जो कि
उसके लिए दिल दहला देने के बराबर था। लेकिन शशि का लालच उसके डर से कई गुना ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए उसने मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से ताला तोड़ दिया। इस बार ताला तोड़ने के लिए उसने पत्थर की बजाय लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया और ताले में रॉड फंसाकर थोड़ी ताकत लगाकर ताला तोड़ दिया। शशि ने पहले ही सोच लिया था कि कमरे से गहने निकालने के बाद क्या करना है, जिसमें उसका काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। उसने तरकीब लगाई कि कमरे से गहने निकालने के बाद वो सबको कहेगी कि उसके घर में चोरी हो गई है और चोर घर के सारे गहने लूट कर ले गए। और कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा, तब वो अपने पति राघव से उन गहनों के बारे में सब सच बता देगी। शशि को यह उपाय बहुत ज़्यादा सरल और अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि गहनों का लालच उसके लिए क्या मुसीबत लाने वाला है। शशि ने जैसे ही ताला तोड़कर गेट खोला तो उसे अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस उसे अंदर से निकलती हुई तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गई। शशि ने अपने डर पर काबू पाया और टॉर्च जलाकर रोशनी की। जैसे ही कमरे के अंदर रोशनी फैली, वैसे उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि कमरे में रखी 2 मटकियाँ पूरी सोने के गहनों से भरी हुई थी, जिसमें से कुछ गहने बाहर भी लटक रहे थे। शशि ने जल्दी जल्दी मटकी में भरे हुए सारे गहने निकालकर एक बोरी में भरकर फूलचंद के कमरे में रख दिए, जिसके बाद उस कमरे का गेट वैसे ही खुला छोड़कर घर के दूसरे काम करने का नाटक करने लगी। दोपहर को जब फूलचंद खेत से घर वापस आए तो उन्हें अपने घर के बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। शशि ने घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ दिया था। खुला हुआ दरवाज़ा देखकर फूलचंद को कुछ गड़बड़ होने की भनक लग चुकी थी, और जैसे ही उन्होंने घर के अंदर जाकर उस कमरे का टूटा हुआ ताला और खुला दरवाज़ा देखा तो उनके होश उड़ गए और वो वहीं बैठकर अपना सिर पीटने लगे। फूलचंद को चोरी का पूरा शक शशि पर था, इसलिए उन्होंने शशि से जाकर कमरे के टूटे हुए ताले और खुले हुए दरवाजे की बात बताकर उससे चोरी किए हुए गहने वापस करने को कहा, और ये भी कहा कि इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शशि ने सफाई देते हुए कहा, आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अंदर काम कर रही थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस कमरे में क्या रखा है। फूलचंद ने कई बार शशि से उन गहनों के बारे में पूछा, लेकिन शशि अपनी बात पर अड़ी रही कि उसने गहने नहीं लिए। फूलचंद करते भी तो क्या करते, शशि ने तरकीब ही ऐसी लगाई थी जिससे वो साफ साफ बच जाए। फूलचंद ने शशि के कमरे और पूरे घर की तलाशी भी ली, लेकिन उन्हें वो गहने कहीं भी नहीं मिले। भले उन्होंने पूरे घर की तलाशी ले ली थी, लेकिन उन्होंने अपने ही कमरे में तलाशी लेना ज़रूरी नहीं समझा, और शशि ने वो गहने उनके ही कमरे में छुपाए हुए थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके दादा ससुर चोरी का शक उस पर करेंगे और गहनों को पूरे घर में तलाश करेंगे, तब भी वो अपने कमरे में कभी नहीं ढूंढेंगे। कमरे से गहने के निकालने के बाद शशि बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो किसी ऐसे मौके की तलाश कर रही थी जब वो अपने दादा ससुर के कमरे से गहने निकाल कर अपने कमरे में ला सके। लेकिन उसे इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि उसने कमरे से गहने निकालने के साथ साथ और क्या बाहर निकाल लिया है। फूलचंद अपने घर में हुई गहनों की चोरी के बारे में ना तो किसी से बता सकते थे और ना ही पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट करवा सकते थे, क्योंकि वो गहने भी उन्होंने किसी से चुराए हुए थे। उधर शशि ने कमरे से गहने निकाल लिए थे, और इधर रामचरण काका का ऑपरेशन हो चुका था और सक्सेसफुल भी था। जैसे ही शशि ने कमरे से गहने निकाले, वैसे ही शशि को लगने लगा था जैसे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है, जिस कारण उसका शरीर भी भारी हो गया था। शशि को एहसास हो गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाह रही है वो नहीं कर पा रही, बल्कि वो जो भी कर रही है किसी ताकत के वश में होकर कर रही है। अब रात हो चुकी थी, लेकिन शशि को चैन नहीं मिल रहा था। वो बस अपने उन गहनों के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे सिर्फ अपने साथ चलता हुआ एक साया महसूस हो रहा था। उसे ना तो बैठे चैन मिल रहा था
और ना ही खड़े और ना ही लेटे, इसलिए वो आंगन में टहल रही थी। तभी उसे अपने दादा ससुर के कमरे से बाहर निकलती हुई एक औरत दिखाई दी, जिसके शरीर में कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सोने के गहने थे। गहनों से लदी हुई उस औरत के शरीर का एक भी अंग नहीं दिखाई दे रहा था। उसके गले में छोटे छोटे और बड़े बड़े सोने के बहुत से हार थे, जिससे उसके गले से लेकर उसका सीना सब कुछ ढका हुआ था। उसके बाजूबंद और कमरबंद ऐसे थे जिनसे उसकी जांघें भी ढकी हुई थी। गहने पहने हुए वो औरत दूर से तो बड़ी ही सुंदर और गोरी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही लंबे लंबे कदम बढ़ाकर वो शशि के पास पहुंची, वैसे उसके शरीर से एक एक करके सारे गहने गायब हो गए और उसका गोरा रंग काला पड़ गया और उसके बाल भी पूरे बिखर गए। शशि के लिए उसे देखना इतना भयानक था कि डर के मारे उसने अपनी दोनों आंखें ज़ोर से बंद कर ली, और जब हिम्मत करके उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। इधर घर पर शशि के साथ ये सब हो रहा था और उधर अस्पताल में ऑपरेशन होने के बाद रामचरण काका को होश आ गया था और वो अपने दोनों बेटों से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कुछ भी बोल पाए उस हालत में नहीं थे और डॉक्टरों ने भी उनसे ज़्यादा बात करने को मना किया था। उस रात फूलचंद खेत नहीं गए थे, घर पर ही थे। उन्हें भी कुछ अनजाना और डरावना एहसास होने लगा था। वो जानते थे कि उस कमरे में जो बुरी आत्मा बंद थी वो अब आज़ाद हो चुकी है, जो अपना बदला लेकर रहेगी। उन्हें अपने कमरे के कोने में उस आत्मा के होने का एहसास भी हुआ था। वहाँ पर उन्हें एक काली परछाई बैठी हुई दिख रही थी। भले उन्हें काली परछाई दिख रही थी, लेकिन उन्हें उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके पास एक तांत्रिक द्वारा दिया गया बहुत ही शक्तिशाली ताबीज़ था। फूलचंद उस परछाई की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी अचानक वो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, जिसके बाद वो सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें नींद आने वाली थी, तभी उनके कमरे में शशि आ गई और उसी कोने में रखी बोरी से गहने निकालकर एक एक करके पहनने लगी, जहाँ पर वो परछाई बैठी हुई दिख रही थी। शशि को गहने पहने हुए देखकर फूलचंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि वह शशि ही है। उन्होंने कई बार टोका और आवाज़ भी लगाई उसे, लेकिन शशि ने उनके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बल्कि जितनी बार भी फूलचंद ने उसे आवाज़ दी, उतनी बार वो उन्हें घूर घूर कर गुस्से से देखने लगती और फिर गहने पहनने लगती। पूरे गहने पहन लेने के बाद शशि फूलचंद से कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ इन गहनों में? सुंदर लग रही हूँ ना? मैंने कब से इन गहनों को नहीं पहना। उसकी बात सुनकर फूलचंद समझ जाते हैं कि ये वही चुड़ैल है जिसे उन्होंने कई सालों पहले उस कमरे में गहनों के साथ कैद कर दिया था। और वो कहते हैं, तेरे गहने तेरी मर्जी के बिना तो घसीटा ने निकाले थे, तो तुम मेरी जान की दुश्मन क्यों बनी है? मेरे गहने जिसने चुराए थे, मैं उसे उसके अंजाम तक पहुंचा चुकी हूँ, लेकिन तूने भी तो घसीटा से मेरे गहने चुराए थे। तेरे मन में भी तो दूसरों के धन का लालच था। अब तेरी बारी है। तेरा भी अब वही अंजाम होगा जो घसीटा और उसके 4 बेटों का हुआ था। फूलचंद को ताबीज़ पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो शशि की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, क्योंकि फूलचंद के हाथ पकड़ते ही शशि के शरीर से वो आत्मा निकल चुकी थी। उस दिन की घटना के बाद शशि पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसे चारों ओर केवल गहने ही दिखाई दे रहे थे और गहने पहने हुई वो औरत, जिसे देखकर वो चिल्लाती, मेरे गहने वापस दो, मेरे गहने वापस दो। शशि की हालत के बारे में फूलचंद ने ना तो अपने बेटे को बताया था और ना ही अपने पोतों को, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर रामचरण को शशि के बारे में पता चल गया तो हो सकता है उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। लेकिन सच्चाई आखिर कब तक छुपाई जा सकती थी? उसे तो एक दिन बाहर आना ही था। रामचरण काका और राघव जब अस्पताल से घर वापस आए तब उन्हें सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद राघव शशि को एक तांत्रिक के पास लेकर गया था, जिसने
झाड़ फूंक करके शशि को पहले जैसा कर दिया था। वो पागलों जैसे इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर गहनों की रखवाली करने वाला साया सवार हो गया था। शशि के ठीक होने के बाद राघव सोचने लगा कि अब उसके पिता और पत्नी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आगे क्या होने वाला था उसका अंदाज़ा उसे बिल्कुल भी नहीं था। जब वो अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता घर पर नहीं हैं। उसने उन्हें घर के आसपास और पड़ोसियों के वहाँ भी ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिले, जिसके बाद वो समझ गया कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। राघव तुरंत भागता हुआ खेत पहुँचा तो उसने देखा कि उसके पिता हाथ में फावड़ा लेकर उसी जगह पर फिर से खुदाई कर रहे हैं जहाँ पर वो उस दिन खुदाई कर रहे थे। राघव अपने पिता को खुदाई करने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता पर कोई साया हावी है और अपने मन मुताबिक काम करवा रहा है। राघव ने उन्हें जैसे तैसे रोका और घर ले आया। राघव ने जब अपने पिता से दोबारा खुदाई करने का कारण पूछा तो उनका जवाब सुनकर राघव के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। रामचरण काका ने राघव के सवाल का ऐसा जवाब दिया था जो सवालों के घेरे में था। और वो कौन कौन से सवाल थे? घसीटा कौन था जिसके यहाँ से फूलचंद ने गहने चोरी किए थे, और घसीटा के पास वो गहने कहाँ से आए, और उस चुड़ैल को कैसे पता था कि फूलचंद ने वो गहने घसीटा के यहाँ से चुराए थे? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। आप सबको खजाने के रहस्य का पार्ट 2 कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।